नमस्कार। सबसे पहले ये साफ कर दूं कि ये विश्लेषण किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये शासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक स्वतंत्र, पूरी तरह से डेटा पर आधारित स्टडी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, डेटा का इस्तेमाल करके ये समझना कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में लोगों की उम्मीदों और चुनावी नतीजों के बीच जो खाई है, उसे कैसे पाटा जा सकता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले उसकी मिट्टी को समझना पड़ता है। ये है यमुनानगर, हरियाणा। ये महज एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये खेती, उद्योग और शहरी जिंदगी का एक बड़ा ही पेचीदा संगम है। यहाँ यमुना नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है, जो सिंचाई से लेकर लोगों की रोजी रोटी सब कुछ तय करती है। और इस इलाके की आर्थिक धड़कन चलती है पेपर मिलों से, चीनी कारखानों से और मेटल इंडस्ट्री से। जब ये चलते हैं तो घरों में समृद्धि आती है, और जब ये लड़खड़ाते हैं तो उसका असर सीधा घर के चूल्हे पर पड़ता है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 22,437। ये कोई यूं ही लिखा हुआ आंकड़ा नहीं है, ये एक सिग्नल है, ये एक ठोस माप है लोगों की नाराजगी का, उनकी उम्मीद का, और यहाँ बदलाव की कितनी बड़ी संभावना है उसका। राजनीति में याद रखिए, नंबर हमेशा भावनाओं को ही दर्शाते हैं, और ये नंबर हमें एक बहुत गहरी कहानी बता रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में 22,437 वोटों ने ही विजेता और उपविजेता के बीच का फासला तय किया था। अक्सर इसे सिर्फ हार के अंतर की तरह देखा जाता है, लेकिन एक रणनीतिकार के लिए ये कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। ये आंकड़ा उन वोटर्स को दिखाता है जिन्हें या तो अनदेखा किया गया, या जिनके असल मुद्दों को समझा नहीं गया, या फिर जो मौजूदा सिस्टम से पूरी तरह निराश थे। तो ये हार का अंतर नहीं है, ये तो शासन को सुधारने का एक साफ सुथरा रोड मैप है। तो इस रोड मैप को समझने के लिए हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी ढांचे पर आगे बढ़ेगा। हम 22,000 वोटों के सवाल से शुरू करेंगे, फिर जमीन की आवाज सुनेंगे, चुनावी नतीजों को बारीकी से देखेंगे, यहाँ के राजनीतिक इतिहास के पैटर्न को समझेंगे, और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और एक अच्छे नेतृत्व की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात करेंगे। किसी भी विश्लेषण का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है जमीन की हकीकत को सुनना। असली डेटा किसी डैशबोर्ड या कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होता, वो खेतों में, कारखानों में और कॉलोनियों की गलियों में बसता है। तो चलिए सबसे पहले वोटर्स की शिकायतों को समझते हैं। यहाँ 4 मुख्य मुद्दे हैं जो बार बार लोगों की बातों में सामने आए। पहला, पर्यावरण और खेती किसानी। यमुना में जो अवैध रेत खनन हो रहा है, वो सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइम नहीं है, वो हर मॉनसून में किसानों के खेतों को निगल जाता है, उनकी जमीन को बंजर बना देता है और उनकी रोजी रोटी छीन लेता है। दूसरा, रोजगार। जब एक पेपर मिल बंद होती है ना, तो सिर्फ मजदूर बेरोजगार नहीं होते, उस पर निर्भर पूरा एक इकोसिस्टम, छोटे दुकानदार से लेकर ट्रांसपोर्टर तक, सब ढह जाता है। तीसरा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों पर पानी का भराव सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये बीमारियों का घर है, ये व्यापार को ठप कर देता है और ये लोगों के आत्मसम्मान को कम करता है। और चौथा, अर्थव्यवस्था, जो इन सभी मुद्दों की जड़ में है, यानी बढ़ती महंगाई और मौकों की भारी कमी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है, एक एहसास है। ये लोगों के उस दर्द को दिखाता है जब उन्हें लगता है कि सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और साथ ही अपनी बात को जिम्मेदारी से रखने की आजादी भी। जब शासन और जनता के बीच भरोसे का ये नाजुक धागा टूटता है, तो ऐसी ही आवाजें उठती हैं, और यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब इन जमीनी मुद्दों को, इस दर्द को चुनावी आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि हर एक वोट एक राय होती है और पूरा जनादेश उन सभी रायों का जोड़ होता है। चलिए 2024 के नतीजों को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस चुनाव क्षेत्र का पैमाना समझिए। कुल योग्य मतदाता 2,24,000 से कुछ ही ज्यादा हैं। मतलब ये एक मध्यम आकार का शहरी ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जहां अगर संगठन में दम हो तो हर एक वोटर तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। मतदान का प्रतिशत था लगभग 73%। ये एक बहुत ही स्वस्थ आंकड़ा है। ये दिखाता है कि लोग उदासीन नहीं हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि लोग अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हैं और बदलाव के लिए वोट करने को भी तैयार हैं। ज्यादा मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, पर यह हमेशा सच नहीं होता।
ये मुद्दों पर आधारित ध्रुवीकरण का भी संकेत हो सकता है। और ये है अंतिम नतीजा। बीजेपी को मिले 73,185 वोट, जो कुल वोटों का लगभग 44.5% है। कांग्रेस को मिले 50,748 वोट, यानी करीबन 21%। दोनों के बीच का अंतर है 13.7%, जो कि उन 22,437 वोटों में तब्दील हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जीत के लिए कांग्रेस को लगभग 7% वोट स्विंग की जरूरत होगी, ये मानते हुए कि बाकी पार्टियों का वोट शेयर वैसा ही रहता है। ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 13.7% का फासला एक स्थायी राजनीतिक झुकाव है, या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा था? इसका जवाब हमें यमुनानगर के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में मिलता है। ये टाइमलाइन इस चुनाव क्षेत्र का पूरा चरित्र उजागर कर देती है। ये अत्यधिक अस्थिर है। देखिए, 2005 में कांग्रेस 48% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बहुत मजबूत थी, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 14% से भी नीचे चला गया। फिर 2014 में एक बड़ी राष्ट्रीय लहर आई और बीजेपी 51.5% के शिखर पर पहुंच गई। और अब 2024 में कांग्रेस वापस 31% पर आ गई है। ये डेटा क्या कहता है? ये साफ कहता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो मुद्दों, उम्मीदवार और उस वक्त की राजनीतिक हवा के आधार पर अपना मन बदलते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। यमुनानगर किसी का किला नहीं है। ये एक खुला मैदान है, जहां सही रणनीति, सही मुद्दे और सही उम्मीदवार के साथ कोई भी जीत सकता है। इस अस्थिरता को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ के वोटर शासन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ठीक है, अवसर है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आखिर किया जाना चाहिए? अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। और ये सिर्फ एक चुनावी अभियान का नहीं, बल्कि एक मुकम्मल शासन का ब्लूप्रिंट है। हमने इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है। चतुर्मुख का मतलब होता है 4 मुख वाला, जो एक समग्र 360 डिग्री नजरिए का प्रतीक है। ये सिर्फ वोट मांगने के बारे में नहीं है, ये उन शासन की कमियों को दूर करने के बारे में है जिनकी वजह से वो 22,437 वोटों का अंतर पैदा हुआ था। इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एक माइक्रो लेवल की चुनावी रणनीति। दूसरा, जमीनी स्तर पर संगठन को फौलादी बनाना। तीसरा, एक ताकतवर नैरेटिव और साफ सुथरी मैसेजिंग। और चौथा, संसाधनों और डिजिटल ताकत का सही इस्तेमाल। चुनावी रणनीति का मतलब है सामाजिक समीकरणों को गहराई से समझना, दलित, एससी और ओबीसी समुदायों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना जो अक्सर खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, और उन स्विंग वोटर्स पर ध्यान केंद्रित करना जो आखिरी वक्त तक अपना मन नहीं बनाते। लेकिन ये सब कुछ मजबूत संगठन के बिना नामुमकिन है। इसका मतलब है हर एक बूथ पर समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाना, उन्हें संसाधन और सम्मान देना और उन्हें स्थानीय मुद्दों को उठाने की ताकत देना। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, एक ऐसी कहानी जो लोगों की उम्मीदों से सीधा जुड़े। यमुनानगर के वादे को बहाल करना सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है। अवैध खनन को रोकने की, बंद मिलों को फिर से शुरू करने के रास्ते खोजने की, और इस शहर को फिर से रहने लायक बनाने की। और इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल नैतिक रूप से होना चाहिए। माइक्रो टारगेटिंग के जरिए लोगों की खास चिंताओं को दूर करने के लिए, न कि गलत सूचना फैलाने के लिए। लेकिन एक बात है, कोई ब्लूप्रिंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो खुद को लागू नहीं कर सकता। इसके लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो इस विजन को हकीकत में बदल सके। किसी भी रणनीति का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उम्मीदवार ही होता है। उम्मीदवार की प्रोफाइल को देखें तो इसमें ताकत और कमजोरी दोनों बातें हैं। व्यक्तिगत संपत्ति अभियान के लिए जरूरी संसाधन दे सकती है और एक साफ रिकॉर्ड लोगों में भरोसा पैदा करता है, लेकिन अनुभव की कमी एक बड़ी बाधा है। और यहीं पर नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना होता है। इसमें अपने वोटर्स की निजता और उनके डेटा का सम्मान करना भी शामिल है, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं। एक असरदार नेता अपनी कमजोरियों को मानता है और उन्हें दूर करने के लिए एक मजबूत टीम बनाता है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या डेटा, रणनीति और शासन का ये मिला जुला नजरिया 22,437 वोटों के अंतर को पाट सकता है? जवाब हाँ या नहीं में नहीं है,
जवाब इस बात में छिपा है कि इस ब्लूप्रिंट को कितनी ईमानदारी और कितनी लगन से लागू किया जाता है। ये सिर्फ यमुनानगर के लिए एक केस स्टडी नहीं है, ये भारत में कहीं भी लोगों की सेवा करने वाली राजनीति के लिए एक मॉडल हो सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।